गुड मॉर्निंग साथियों, राम स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज लेखपाल और सिपाही के लिए जो स्पेशल बैचेज चलाए जा रहे हैं, इसमें मैं आपको अगली वीडियो लेके आया हूं। आज मैं इतिहास में जो मैंने पिछली कक्षाओं में बताया था उसके आगे मैं आपको बताऊंगा। देखिए, आज जो है हम लोग पाषाण काल को लेके आए हैं। पाषाण काल किसे कहते हैं? तो भाई, जो इतिहास का वह कालखंड जहां मानव पत्थरों का प्रयोग अधिक करता था, उसे हम लोग पाषाण काल के नाम से जानते हैं। पाषाण काल को मित्रों मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इस बात को ध्यान रखिएगा। पूरा पाषाण काल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस समय मानव जो है वो खाना बदोश हुआ करता था। मानव खाना बदोश था। खाना बदोश का मतलब क्या होता है मित्रों? खाना बदोश का मतलब होता है कि मानव को सिर्फ खाने से मतलब था। सिर्फ खाने से पेट भर जाना चाहिए, बाकी उसके आगे उससे कोई लेना देना नहीं कि समाज में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। यानी कि खाना खाना ही उनका मेन उद्देश्य था। खाना बदोश का मतलब होता है कि खाने के लिए वो कहीं भी जा सकता है। आज एक जगह पे, कल दूसरे जगह, फिर दूसरे जगह पे, इस तरीके से वो जगह भी परिवर्तित कर सकता है। आप देखिए, खाना बदोश के बाद मानव जो है वो शिकारी हुआ करता था। मानव शिकारी प्रवृत्ति का था। मानव शिकारी था। शिकार ही उसका एकमात्र साधन था भोजन के लिए, आजीविका के लिए। इसके बाद एक जो है भाई, मानव इतिहास में जो सबसे बड़ी घटना देखने को मिलती है, आग की खोज होना। आग की खोज मानव ने पूरा पाषाण काल में किया। आपको मैं बता दूं, आग की खोज मानव के जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन थी। आग की खोज कब हो गई? तो आग की खोज जो है वो पूरा पाषाण काल में हुआ। आग की खोज हुई। मानव असभ्य था, लेकिन धीरे धीरे मानव सभ्यता की ओर आगे बढ़ रहा था। और फिर आता है मध्य पाषाण काल। और मध्य पाषाण काल में मानव जो है वो सभ्य हो गया। और सभ्य होने का मतलब बहुत ज्यादा सभ्य तो नहीं हुआ, लेकिन सभ्यता की ओर अग्रसर हो गया। आप देखिएगा कि मध्य पाषाण काल में मानव ने अंत्योष्टि प्रोग्राम भी चालू कर दिया। अंत्योष्टि कार्यक्रम मानव करना शुरू कर दिया। अंत्योष्टि कार्यक्रम क्या होता है? तो मरने के बाद, इंसान के मरने के बाद जो अंतिम क्रिया है, यानी कि उसको दफनाया जाए, जलाया जाए, जो भी चीजें हैं, जो भी प्रक्रियाएं हैं, उसको अंत्योष्टि कार्यक्रम कहते हैं। तो मानव ने मध्य पाषाण काल में अंत्योष्टि कार्यक्रम करना शुरू कर दिया। मित्रों, आपको देखने को मिलेगा कि नव पाषाण काल में एग्रीकल्चर डेवलप हो गया, कृषि विकसित हो गई। लेकिन उससे पहले मानव ने मध्य पाषाण काल में पशुपालन भी करना शुरू कर दिया। पशुपालन, प्रश्न आपसे पूछेगा कि पशुपालन में सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया गया था? तो सबसे पहले मित्रों कुत्ता को पालतू बनाया गया, क्योंकि कुत्ता वह प्रजाति है मित्रों कि आप देखेंगे कि सबसे पहले मानव के साथ घुलने मिलने वाला कुत्ता ही होता है। इसलिए कुत्ता जो है सबसे पहले जानवर, ऐसा जानवर है जो सबसे पहले मानव ने उसे पालतू बनाया। ठीक है, अब कुत्ता हो गया। इसके बाद आप देखेंगे कि पशुपालन के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं। तो पशुपालन के जो साक्ष्य हैं वो आप देखेंगे आदमगढ़ से मिले हैं। आदमगढ़ कहां है? तो आदमगढ़ एमपी में है। दूसरा सराय बहादुरगढ़। सराय बहादुरगढ़ मित्रों कहां है? तो सराय बहादुरगढ़ यूपी में है। ठीक, और एक और स्थान है जो बागौर कहलाता है। बागौर, और ये बागौर है कहां? तो बागौर है राजस्थान में। मित्रों, बागौर राजस्थान का वो स्थान है। यानी 3 जगह जहां से पशुपालन के साक्ष्य आपको मिले हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकता है। ये तीनों जगह परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकता है। आगे आते हैं नव पाषाण काल में। तो नव पाषाण काल की अगर हम बात करते हैं मित्रों, तो नव पाषाण काल में मानव ने कृषि करना शुरू कर दिया था। मानव ने कृषि शुरू कर दिया। इसलिए कहा जाता है कि कृषि का यदि हम सबसे प्राचीनतम साक्ष्य देखेंगे, सबसे प्राचीनतम साक्ष्य, तो आप देखेंगे सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ को माना जाता है। मेहरगढ़ है जहां से गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिला है मेहरगढ़ से? तो गेहूं के साक्ष्य मिले हैं।
मेहरगढ़ से गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहां पे मिला है? तो मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ में मिला है गेहूं का साक्ष्य। मेहरगढ़ में गेहूं का साक्ष्य मिला है। और वही अगर बात किया जाए चावल का, तो ईरान से आपको जौ का साक्ष्य मिला है। ईरान से जौ प्राप्त हुआ है, जौ। और उसके बाद आप देखेंगे ईरान के बाद अगर हम बात करते हैं तो कोल्डिहमा जो उत्तर प्रदेश में है, यहां से चावल के साक्ष्य मिले हैं। चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कोल्डिहमा उत्तर प्रदेश से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है। अब इस तरीके से कृषि के साक्ष्य हो गए। फिर इसमें आप देखेंगे कि अलग से जो चीजें हैं कि कृषि के बाद क्या हुआ, तो कृषि के बाद मानव ने, अच्छा कृषि जब मानव करेगा तो कृषि तो एक जगह पर रह के करने वाली चीज है। आप अलग अलग जगहों से रह के कृषि नहीं कर सकते। इसलिए कृषि के लिए अस्थायी जीवन भी मानव ने शुरू कर दिया, यानी अस्थायी जीवन का भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होता है। अस्थायी जीवन के साथ साथ मानव ने और क्या किया, तो मानव ने जब खेती किया और खेती करने के बाद जब सरप्लस होगा तो उसको रखने के लिए पोल्ट्री भी चाहिए। पोल्ट्री का मतलब मृदभांड और मिट्टी का बना हुआ संरचना। तो आप देखिएगा कि खेती के साथ साथ नवपाषाण काल में चाक की खोज हुई। किसकी खोज हुई? चाक की खोज हुई, जिससे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। और इसी चाक से आगे चल के मृदभांड भी पाए जाएंगे, मृदभांड भी पाया गया। मित्रों, नवपाषाण काल में ही तांबे की भी खोज हो गई थी। तांबे की खोज भी कहां हुई थी? नवपाषाण काल में तांबे की खोज हुई। और तांबे की खोज होने के कारण नवपाषाण काल को ताम्रपाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। ताम्रपाषाण काल, इसे हम लोग ताम्रपाषाण काल भी कहते हैं। ताम्रपाषाण काल भी कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है। फिर इसके आगे आप देखेंगे कि खेती हो गई, अस्थायी जीवन हो गया, चाक का खोज हो गया, मृदभांड हो गया, तांबे की खोज हो गई और ताम्रपाषाण काल इसे हम लोग कहते हैं। क्योंकि तांबे जो थे वो हल्के होते थे पत्थर से, जिसके कारण तांबे और पत्थर को मिलाने से जो बने हुए हथियार थे उससे हम लोग लंबी दूरी तक वार कर सकते थे। जैसे भाला बन गया तो भाला से हम लोग लंबी दूरी तक वार कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये था विवरण। इसके बाद हम लोग आगे जो है अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो है कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थान थे जहां से पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हम लोगों को कौन कौन से स्थान थे जहां से हमको पाषाणकालीन पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।